हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमने एक सीरीज शुरू की हुई थी केसी श्रीवास्तव जी की यूजीसी नेट हिस्ट्री पेपर 2 और असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री एचपीएससी में जो आने वाली वैकेंसी है उनके लिए। तो यूजीसी नेट के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, ये जो पूरी सीरीज चलेगी। तो हमने जो यूजीसी नेट का ये सिलेबस है और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी लगभग सेम है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री के लिए जो सिलेबस है उससे हम तैयारी कर रहे हैं, उसका सिलेबस मेरे पास है। तो हमने जो सेकंड यूनिट है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में सोर्सेज में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में ये जो था एक्सप्लोरेशन एग्जीबिशन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है हमने ये कर लिया था। उसके बाद लिटरेरी सोर्सेज है, साहित्यिक स्रोत, ये भी हमने कर लिया था। प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रॉब्लम्स इन डेटिंग माइथ लेजेंड पोएट्री साइंटिफिक लिटरेचर रिलेटेड इन रिलीजन और रिलीजियस लिटरेचर। आज हम चर्चा करेंगे जो आपका हमारा जो सिलेबस होगा सॉरी, फॉरेन अकाउंट, ग्रीक चाइनीज एंड अरब राइटर्स। तो इसको हम जो है विदेशी यात्रियों का विवरण, तो केसी श्रीवास्तव जी की जो पुस्तक है प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो उसमें आज हमारा टॉपिक है फॉरेन अकाउंट, ग्रीक चाइनीज एंड अरब राइटर्स। तो चलिए शुरू करते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण। तो विदेशी यात्रियों के वर्णन में आज क्या है, भारतीय साहित्य के अतिरिक्त समय समय पर भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण से भी हमें भारतीय इतिहास जानने में पर्याप्त मदद मिलती है। इनमें से कुछ ने तो भारत में कुछ समय तक निवास किया और अपने स्वयं के अनुभव से लिखा है, तथा कुछ यात्रियों ने जनश्रुतियों एवं भारतीय ग्रंथों को अपने विवरण का आधार बनाया है। इन लेखकों में यूनानी, चीनी तथा अरबी फारसी लेखक विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनका विवरण इस प्रकार है। तो सबसे पहले कौन है, यूनानी रोमन क्लासिकल लेखक, यूनानी रोमन क्लासिकल लेखक। तो यूनानी और जो रोमन लेखक है उनका हम वर्णन करेंगे। यूनान के प्राचीनतम लेखकों में टेरियस तथा हेरोडोटस के नाम प्रसिद्ध है। सबसे प्रसिद्ध यूनानी लेखक जो है वो कौन है, टेशियस तथा हेरोडोटस। टेशियस ईरान का राजवैद था तथा उसने ईरानी अधिकारियों द्वारा ही भारत के विषय में जानकारी प्राप्त की। टेशियस कहाँ का रहने वाला था, ईरान का रहने वाला था, और वो एक क्या था, राजवैद था, और उसने ईरान के जो अधिकारी थे उनके द्वारा भारत के विषय में जानकारी प्राप्त की। परंतु उसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय हो गया है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार टीजीटी पेज में तो पूछा ही जाता है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो इतिहास का पिता है हेरोडोटस। उसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है। भारत और फारस के बीच संबंध का जो वर्णन है वो कौन सी बुक में मिलता है, हिस्टोरिका में मिलता है। और हिस्टोरिका का लेखक कौन है, वो है हेरोडोटस। तो हेरोडोटस की प्रसिद्ध रचना है हिस्टोरिका, और हिस्टोरिका से हमें क्या जानकारी मिलती है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस के जो संबंध है उनका वर्णन हमें मिलता है। उसका विवरण अधिकांशतः अनुश्रुतियों तथा अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निर्याकस, आनेसिक्रिटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय माने जाते हैं। तो सिकंदर के साथ भी भारत में कुछ लेखक आए थे, जिनमें से मुख्य कौन थे, निर्याकस, आनेसिक्रिटस तथा अरिस्टोबुलस। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। सिकंदर के साथ आने वाले जो लेखक थे वो थे निर्याकस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। इन लेखकों का उद्देश्य अपनी रचनाओं द्वारा अपने देशवासियों को भारतीयों के विषय में बताना था। अतः इनका वृत्तांत यथार्थ है। सिकंदर के पश्चात के लेखकों में 3 राजदूतों मैक्सनीज, डाइमेकस और डायनोसियस के नाम उल्लेखनीय हैं। सिकंदर के बाद जो भारत में 3 राजदूत आए थे और वो लेखक भी थे, वो थे मैक्सनीज जिनकी रचना इंडिका है, डाइमेकस और डायनोसियस।
जो यूनानी शासकों द्वारा पाटलिपुत्र के मौर्य दरबार में भेजे गए थे। इनमें भी मैक्सिनिज सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था तथा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मैक्सिनिज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और मैक्सिनिज जो है किसके राज दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। मैक्सिनिज की इंडिका नामक पुस्तक जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। और जो मैक्सिनिज की इंडिका है उसमें मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा गया है। यह पुस्तक अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, तथापि इसके कुछ अंश उदाहरण के रूप में एरियन, स्ट्रैबो, जस्टिन आदि लेखकों की कृतियों में प्राप्त होते हैं। इंडिका वस्तुतः यूनानियों द्वारा भारत के संबंध में प्राप्त ज्ञान राशि में सबसे अमूल्य रत्न है। डायमेकस सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत बिंदुसार के दरबार में आया था। डायमेकस किसका राजदूत था? सीरिया का जो नरेश है एंटियोकस का राजदूत था। डायमेकस किसका राजदूत था? एंटियोकस का था। सीरिया के राजा एंटियोकस का राजदरबार था, राजदूत था। और किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। डायनेसियस मिस्र नरेश फिलाडेल्फस का राजदूत था। डायोनिसियस मिस्र नरेश टोलेमी जो फिलाडेल्फस है उसका राजदूत था और अशोक के दरबार में आया था। अभी यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं। मैक्सिनिस मैक्सिनिस किसके दरबार में आया? सॉरी, किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। मैक्सिनिस सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और उसकी प्रसिद्ध जो कृति है वो इंडिका थी। डाइमेकस किसका राजदूत था? डाइमेकस सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था और बिंदुसार के दरबार में आया था। तीसरा है डायनोसियस। डायनोसियस किसका राजदूत था? मिस्र नरेश टोलेमी फिलाडेल्फस का राजदूत था और अशोक के दरबार में आया था। अन्य ग्रंथों में पेरिपल्स ऑफ द अरेथियन सी, टोलेमी का भूगोल, प्लिनी का नेचुरल हिस्ट्री आदि का भी उल्लेख किया जा सकता है। ये बहुत बार पूछा गया, एक बार ये पूछा भी गया है और पीजीटी में तो एस्टेट में तो कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। एस्टेट का जो पीजीटी हिस्ट्री का एस्टेट है उसमें कि पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो है अभी तक अनभिज्ञ है, इसके राइटर का पता नहीं है। टोलेमी भूगोल और नेचुरल हिस्ट्री किसकी रचना है? प्लिनी की रचना है। पेरिप्लस का लेखक 8वीं 80 ईस्वी के लगभग, पेरिप्लस का लेखक 80 ईस्वी के लगभग हिंद महासागर यात्रा पर आया था। उसने उसके बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं का विवरण दिया है। प्राचीन भारत के समुद्री व्यापार के ज्ञान के लिए उसका विवरण बड़ा उपयोगी है। दूसरी शताब्दी ईस्वी में टोलेमी ने भारत का भूगोल लिखा था। प्लिनी का ग्रंथ प्रथम शताब्दी ईस्वी का है। प्लिनी का जो ग्रंथ है वो कब का है? प्रथम शताब्दी ईस्वी का है। इससे भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये हो गए यूनानी, जो यूनानी रोमन लेखक है उसमें कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो अगर मानेंगे तो टेरिस और हेरोडोटस है। उसके बाद आप बात करोगे तो मैक्सिनीज, उसके बाद डायनोसियस, डाइमेकस, तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेसी, टॉलेमी का भूगोल और प्लिनी की जो नेचुरल हिस्ट्री है उससे भी इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद है चीनी लेखक। चीनी लेखकों में प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में चीनी यात्रियों के विवरण का भी विशेष महत्व है। तो चीनी विवरण है वो भी विशेष महत्व के रहे हैं। ये चीनी यात्री बौद्ध मतानुयायी थे तथा भारत में बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा तथा बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए आए थे। वे भारत का उल्लेख यिंतु नाम से करते हैं। इनमें 4 के नाम विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं: फाहियान,
सुंगयुन, हिनशांग तथा इत्सिंग। फाहियान गुप्त नरेश चतुर्थ द्वितीय विक्रमादित्य 375 से 450 ईस्वी के दरबार में आया था। फाहियान कब आया था, किसके दरबार में आया? और फाहियान 375 से 415 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य भी बोला जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। उसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश जो है, मध्य देश की समाज और संस्कृति का वर्णन किया है। वह मध्यम देश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताता है। फाहियान मध्य देश में आया था, गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था और उसने मध्य देश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। सुंगयुन 518 ईस्वी में भारत में आया और उसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्मों की प्रतियां एकत्रित की। चीनी यात्रा में सर्वाधिक महत्व हिनसांग अथवा युआनच्वांग का ही है, जो महाराज हर्षवर्धन के शासन काल में 629 ईस्वी के लगभग यहाँ आया था। तो हिनसांग जो है किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। 629 ईस्वी के लगभग उनका शासनकाल था। उसने 16 वर्षों तक यहाँ निवास कर विभिन्न स्थानों की यात्रा की तथा नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक रहकर शिक्षा प्राप्त की। उसका भ्रमण वृत्तांत CU की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। CU की जो है उनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें उनकी जो विदेशी यात्राएं हैं 138 देशों की जो विवरण मिलता है। इससे हर्षकालीन भारत के समाज, धर्म तथा राजनीति पर सुंदर प्रकाश पड़ता है। उसके मित्र हेली ने हेनसांग की जीवनी लाइफ ऑफ हेनसांग लिखी है, जो हर्षकालीन भारत की दशा के ज्ञान के लिए एक प्रमुख स्रोत है। लाइफ ऑफ हेनसांग किसने लिखी है? हेली ने लिखी है। भारतीय संस्कृति के इतिहास में हेनसांग ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। उसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत की दशा का वर्णन किया है। कई बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखने के लिए आता है कि कौन सा जो यात्री है कब आया था, तो ये आपको इसमें भी, तो इनमें सबसे लास्ट में कौन आया था? इत्सिंग आया था। इत्सिंग 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। उसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत की दशा का वर्णन किया है, परंतु वे हेनसांग के समान उपयोगी नहीं है। अन्य चीनी लेखकों में मातवानलिन तथा चाउ जुकुआ का उल्लेख किया जा सकता है। मानतवानलिन के विवरण से हर्ष के पूर्वी अभियान के विषय में कुछ सूचना मिलती है। हर्ष का जो पूर्वी अभियान, उसके बारे में जानकारी किससे मिलती है? मानतवानलिन के जो विवरण है उनसे मिलती है। चाउ जुकुआ चोल इतिहास के विषय में कुछ तथ्य प्रस्तुत करता है। तो चोल इतिहास के विषय में जो कौन जानकारी देता है? चाउ जुकुआ। उसके बाद है अरब राइटर्स। तो जो HPSC PGT हिस्ट्री का और नेट का जो सिलेबस है, उसमें एज इट इज जो चीजें दी हैं, सेकंड यूनिट अगर आप पढ़ोगे तो वो इसके हिसाब से ही चल रहा है पूरा का पूरा सिलेबस। तो इसमें बहुत हेल्प मिलने वाली है आप लोगों को। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आगे से आगे इनको और भी आपके लिए मोटिवेशनल जो वीडियो लेके आता रहूं। जैसे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, अगर एक सब्सक्राइब लाइक भी मिलता है तो मुझे आगे बढ़ाने का मेरा मन करता है, नहीं तो फिर मैं डिमोरलाइज हो जाता हूँ इसमें कोई ये हो रहा, क्योंकि 8-10 घंटे ड्यूटी करने के बाद ऑफिस वर्क भी हो जाता है, पूरा थक जाते हैं। उसके बाद क्लास, ये मैं आपके लिए 1-2 घंटे का टाइम निकालता हूँ, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। अगला है अरब लेखक। अरब व्यापारियों तथा लेखकों के विवरण से हमें पूर्व मध्यकालीन भारत के समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी होती है। ऐसे लेखकों में अल-बरूनी का नाम सर्वप्रसिद्ध है। अरबी लेखक कौन है? अल-बरूनी है। उसका जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज्म खिवा में हुआ था। उसका पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल-बरूनी था। प्रारंभ में उसने साहित्य तथा विज्ञान का अध्ययन किया एवं इन विद्याओं में निपुणता हासिल की। उसकी विद्वता से प्रभावित होकर ख्वारिज्म के ममूनी शासक ने उसे अपना मंत्री नियुक्त कर दिया। 1017 ईस्वी में गजनी के सुल्तान महमूद ने ख्वारिज्म पर
आक्रमण किया और उसे जीत लिया। अनेकों लोग बंदी बनाए गए, जिनमें अलबरूनी भी एक था। महमूद उसकी योग्यता से अत्यंत प्रभावित हुआ और उसने उसे राज ज्योतिष के पद पर नियुक्त कर दिया। भारतीय तथा यूनानी दोनों ही पद्धतियों से उसने ज्योतिष का अध्ययन किया और निपुणता प्राप्त की। गणित, विज्ञान एवं ज्योतिष के साथ ही अलबरूनी अरबी, फारसी एवं संस्कृत भाषाओं का भी अच्छा ज्ञाता था। वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, किंतु उसका दृष्टिकोण महमूद से पूर्णतः भिन्न था और वह भारतीयों का निंदक न होकर उनकी बौद्धिक सफलताओं का महान प्रशंसक था। भारतीय संस्कृति के अध्ययन में उसकी गहरी दिलचस्पी थी तथा गीता से वह विशेष रूप से प्रभावित हुआ। तो अलबरूनी जो है वो गीता जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है उसे बहुत प्रभावित हुआ था। भारतीयों के दर्शन, ज्योतिष एवं विज्ञान संबंधी ज्ञान की वह प्रशंसा करता है। अलबरूनी सत्य का हिमायती तथा अपने विचारों का पक्का था, मतलब बहुत सत्यवादी था। उसने भारतीयों से जो कुछ सुना उसी के आधार पर उनकी सभ्यता का विवरण प्रस्तुत कर दिया। अपनी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत बार पूछी जाती है रिपीटेडली, टीटीची, पीजीटी, यूजीसी नेट, एचएसपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर या any अदर स्टेट्स असिस्टेंट प्रोफेसर, जितने सेट, महासेट जो है, वेस्ट बंगाल सेट, अगर आप उनके ओल्ड पेपर्स देखोगे तो आपको ये मिलेगा ही मिलेगा आपको। तहकीक-ए-हिंद इसकी पुस्तक है अलबरूनी की। भारत की खोज में उसने यहाँ के निवासियों की दशा का वर्णन किया है। इससे राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रभाव पड़ता है। तो सबसे ज्यादा अच्छा जो विवरण है राजपूत कालीन जो समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर बहुत सुंदर विवरण प्रस्तुत किया है अलबरूनी ने। कौन सी पुस्तक में? तहकीक-ए-हिंद में। याद होता है कि उसके समय में ब्राह्मण धर्म का बोलबाला था और बौद्ध धर्म का अस्तित्व समाप्त हो गया था। अपने विवरण में वह बौद्ध धर्म का बहुत कम उल्लेख करता है। हिंदू समाज में प्रचलित वर्ण व्यवस्था का उल्लेख भी वह करता है और बताता है कि ब्राह्मणों को समाज में सबसे अधिक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था। अलबरूनी की तहकीक-ए-हिंद में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है और जो बताता है कि ब्राह्मणों को समाज में सबसे श्रेष्ठ माना गया था। पेशावर स्थित कनिष्क विहार का भी वह विवरण देता है। तो कनिष्क विहार कहाँ स्थित है? पेशावर में स्थित है। बहुत ही डीपली क्वेश्चन है, कनिष्क विहार कहाँ स्थित है? तो कनिष्क विहार पेशावर में स्थित है। अलबरूनी का विवरण चीनी यात्रियों के विवरण की भांति उपयोगी नहीं है, क्योंकि उसे भारत में भ्रमण करने का बहुत कम अवसर प्राप्त हुआ। उसके समय में बनारस तथा कश्मीर शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे, किंतु वह इन स्थानों में नहीं गया था। तो अलबरूनी ने कहाँ की यात्रा नहीं की थी? बनारस और कश्मीर के जो शिक्षा केंद्र, बनारस और कश्मीर में नहीं गया था। अलबरूनी के अतिरिक्त अल बिलादुरी, सुलेमान, अल मसूदी, हसन निजाम, फरिश्ता, निजामुद्दीन आदि मुसलमान लेखक भी हैं, जिनकी कृतियों में भारतीय इतिहास विषय को महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इब्न खुर्दब 9वीं सदी में जो भारत आया था, इब्न खुर्दब का ग्रंथ है किल्बुल मशालिक वल ममालिक। किल्बुल मशालिक वल ममालिक किसकी रचना है? इब्न खुर्दब। इब्न खुर्दब ने अपना ग्रंथ है किल्बुल मशालिक वल ममालिक में भारतीय समाज तथा व्यापारिक मार्गों का विवरण दिया गया है। तो इब्न खुर्दब ने अपने ग्रंथ में, उनका ग्रंथ कौन सा है? किल्बुल मशालिक वल ममालिक में भारतीय समाज तथा व्यापारिक मार्गों का विवरण दिया है। अबू जायद ने भारत में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का वर्णन किया है। अबू जायद जो एक देखते, उन्होंने भारत में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का वर्णन किया है। अल मसूदी भारतीय समाज का चित्रण है। किसकी पुस्तक है? अल मसूदी का ग्रंथ है। अल मसूदी का ग्रंथ है मुरुजुज जहब। साथ के साथ नोट भी कर लिया करो, तो बहुत काम आएंगी ये चीजें। मुरुजुज जहब, मुरुजुज जहब किसकी रचना है? अल मसूदी की रचना है। तो अल मसूदी का ग्रंथ है मुरुजुज जहब, भारतीय समाज का चित्रण है। मीर मोहम्मद मसूम के तारीख ए सिंध अर्थात तारीख ए मसूमी से सिंध देश के इतिहास में अरब आक्रमण के समय का ज्ञात होता है। अरब आक्रमण के समय
सिंध देश का जो इतिहास है उसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? मीर मुहम्मद मसूम। मीर मुहम्मद मसूम, उनकी रचना है तारीख ए सिंध अथवा तारीख ए मसूमी। मीर मुहम्मद मसूम, उनकी रचना तारीख ए सिंध, अर्थात दूसरा नाम उसका तारीख ए मसूमी बोला जाता है। और किसकी रचना? मीर मुहम्मद मसूम की है। तो उसमें जो अरब आक्रमण के समय सिंध देश जो था उनके इतिहास का विवरण मिलता है। यह अरब आक्रमण के कारणों तथा मोहम्मद बिन कासिम की सफलताओं पर प्रकाश डालता है। शेख अब्दुल हसन कृत कमिल उत त्वारीख से मोहम्मद गोरी के भारतीय विजय का वृत्तांत ज्ञात होता है। मोहम्मद गोरी की जो भारत की विजय थी उसके बारे में वर्णन किसमें कहाँ मिलता है? शेख अब्दुल हसन की एक रचना है कमिल उत त्वारीख। शेख अब्दुल हसन कृत कमिल उत त्वारीख से मोहम्मद गोरी के भारतीय विजय का वृत्तांत मिलता है। मिनहासुद्दीन के तबकाते नासरी, हाँ तबकाते नासरी, मिनहासुद्दीन बोलता है, मिनहासुल सिराज भी बोल जाता है। मिनहासुल सिराज की तबकाते नासरी बहुत इंपॉर्टेंट है। में मोहम्मद गोरी की हिंदुस्तान विजय का प्रमाणिक विवरण मिलता है। मोहम्मद गोरी की भारतीय विजय का वृत्तांत मिलता है किसमें? अब्दुल हसन, जो शेख अब्दुल हसन की रचना है कमिल उत तवारीख में मिलता है। और मिनहासुद्दीन या मिनहासुल सिराज के तबकाते नासरी में मोहम्मद गोरी की हिंदुस्तान विजय का प्रमाणिक विवरण सुरक्षित है अभी भी। और उपयुक्त लेखों के अतिरिक्त तिब्बती बौद्ध लेखक तारानाथ, 12वीं सदी का ग्रंथ है कि कंग्यूर तथा तंग्यूर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द यूजीसी नेट। प्रीवियस ईयर पेपर आप उठा के देखोगे, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। और पीजीटी हिस्ट्री का जो पीजीटी है उसमें भी कंग्यूर तथा तंग्यूर किसकी रचना है? तारानाथ की रचना है। तो तिब्बती बौद्ध लेखक है तारानाथ। उनके ग्रंथ है कंग्यूर तथा तंग्यूर से भारतीय इतिहास की कुछ बातें ज्ञात होती हैं, किंतु उनके विवरण ऐतिहासिक नहीं लगते। वेनिस का प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो 13वीं सदी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। उसका वृत्तांत पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पांड्य जो इतिहास है उनके लिए वेनिस का प्रसिद्ध यात्री है मार्को पोलो। तो उचित वो लिस्ट उचित मिलान में आता है। तो मार्को पोलो, अब दुर्जाक ये पूछते हैं, तो अब मार्को पोलो कहाँ का निवासी था? वेनिस का निवासी था मार्को पोलो, वेनिस। और वो 13वीं सदी में किसके शासनकाल में? पांड्य देश की यात्रा पर आया था। पांड्य जो चेर चोल पांड्य थे, तो पांड्य देश में आया था। और उसका वृत्तांत जो है, वेनिस की यात्री प्रसिद्ध यात्री जो मार्को पोलो है उसका जो वृत्तांत है वो पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो हमारा जो सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है सोर्सेज, है ना? तो प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं या साक्ष्य हैं उनका आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज और आपका फॉरेन अकाउंट्स जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो आगे हम जो नेक्स्ट चैप्टर है उस पर वीडियो बनाएंगे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करना। एक तो वीडियो देख लेते हैं लेकिन कमेंट या लाइक कुछ करते ही नहीं है, तो मुझे इससे थोड़ा सा नर्वसनेस लगता है। तो मैं मेहनत करता हूँ, 8-10 घंटे ड्यूटी भी हो जाती है ऑफिशियल वर्क होने के बाद सारा थक जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि चलो जो अभी यूजीसी नेट का पेपर आने वाला है उसके लिए बच्चे तैयारी कर लेंगे, क्योंकि उसकी कंपटीशन बहुत बढ़ गई है। पीएचडी एडमिशन के लिए भी आपको चाहिए, तो पीएचडी के लिए जो एस्पायरेंट्स है या जो पीजीटी की और असिस्टेंट प्रोफेसर की तो तैयारी कर रहे हैं उनको भी कंटिन्यू तैयारी हो जाएगी। इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर करना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं कंटिन्यू आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहूँ। धन्यवाद।